सत श्री अकाल। इंडिया प्लस यूएसए देख रहे सारे दर्शकों का मैं अमनप्रीत कौर स्वागत करती हाँ। सीएम मान का ऐलान, बाबा साहिब के नाम से बनाई जाएगी वड्डी यूनीवर्सिटी। सुप्रिया श्रीनाथ ने लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबोधन किया। किसान एकता मोर्चा फिर कर रही विरोध। पीएम मोदी ने बचाव कार्यों में शामिल सुरक्षा कर्मचारियों नाल कीती गलबात। योगी आदित्यनाथ ने गुरुद्वारे विच कीती अरदास। आओ शुरुआत करते हैं आज इस पहली वड्डी खबर तो। सीएम मान का ऐलान, बाबा साहिब के नाम से बनाई जाएगी वड्डी यूनीवर्सिटी। पंजाब के मुख्य मंत्री भगवंत मान ने डॉक्टर BR अंबेडकर जी के जन्म दिहाड़े और विसाखी मौके वीरवार को जलंधर पहुंचे। इस मौके डॉक्टर BR अंबेडकर जी को श्रद्धांजलि देने उपरंत अपने संबोधन में सीएम मान ने जनता को बाबा साहिब के पाए पुरानियां ते चलण लई कहा। इस मौके सीएम मान वालों वड्डा ऐलान किया गया। सीएम मान ने वड्डा ऐलान करते हुए कहा कि जलंधर में बाबा साहिब के नाम से बहुत वड्डी यूनीवर्सिटी का निर्माण करवाया जाएगा। इस दे नाल ही उन्होंने जलंधर को स्पोर्ट्स हब बनाने का भी ऐलान किया। एक उहदे च कमरा है, उहदा नाम है ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान की ड्राफ्टिंग जब हो रही थी, कौन कौन बैठे थे? बाबा साहब बैठे ने, बाकी होर भी बैठे ने। ईवन उन्होंने सिक्योरिटी गार्डां दी भी फोटो लगिया हुई ने। आ जेडे पुलिस वाले, आ जेडे SSP साहब, DC साहब, मैं उन्होंने सारिਆਂ कहा, मैं क्या अज तो 50 साल बाद जे तुसी चंगा काम करोगे तुहाडियां फोटोआं भी लगणगियां कि इन्हां ने पंजाब ठीक कीता सी। सो बाबा साहब पछड़े हुए लोगों के, गरीबां दे मसीहे सी। एक गल नोट करियो, जेड़े दौर च जेड़ा बंदा मशहूर हो जाता है, मापे अपने बच्चे का नाम उस बंदे दे नाम ते रखन लग जाते ने। मेरे अपने पिंड 4-5 बच्चों के नाम भीम है, भीम सिंह है, भीम है, क्योंकि उन्होंने मापिया ने सोचा होना कि भीम राव अंबेडकर के नाम ते रखना। बहुत सारे बच्चों के नाम मार्टिन, बहुत सारे बच्चों के नाम किंग लूथर के नाम ते रखे गए, वो भी गरीबां दे मसीहे। सो संविधान नू बचाउण दी लोड़ है। इस वक्त छेड़छाड़ हो रही है संविधान नाल, पर बचाउण दी लोड़ है। एक मैं तुहानूं एग्जाम्पल दिना, ध्यान नाल सुन लियो। सोने ने लोहे नू कहा, सोने ने, सोने की दुकान ते लोहे की दुकान आमो सामने सी, तो सोने ने लोहे नू कहा कि थोड़ा तेरे भी बजदा है, थोड़ा मेरे भी बजदा है, पर लोहा रौला क्यों पाउंदा इन्ना? अद्धे पिंड च तू सुनदा हुन्ना यार, जदों तेरे थोड़ा बजदा है ते मेरी आवाज़ कदे दुकान तो बाहर गई है? थोड़ा मेरे भी बजदा, थोड़ा तेरे भी बजदा। तो लोहे ने बहुत ही कमाल की गल कही, कहंदा मैं मानदा, मैं बहुत शोर मचाउना जदों मेरे थोड़ा बजदा है, तेरी आवाज़ ही नहीं आउंदी। पर सोना जी, तैनू बगाने कुटदे है, तेरे लोहे की थोड़ी बजदी है। बगानिया ने तो कुटना ही हुंदा है, बगानिया तो उम्मीद की कर लोगे तुसीं, बगानिया ने तो तुहानूं कुटना ही हुंदा है। मेरा रौला ये गल दा है, मैनू दुख इस गल का ज़्यादा है, मैनू मेरे अपने कुटदे है। साडे संविधान नूं साडे वालियां तो ही खतरा है, कोई अंग्रेज नहीं बदल रहे। बाबा साहब दे लिखे हुए संविधान नूं साडे वालियां तो ही खतरा है। संविधान बचाउणा है, संविधान बचिया तो देश बचू। नाल इत्थों मैनू लगता नहीं 100 किलोमीटर होऊगा नाल दा मुल्क
ਆਜ਼ਾਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ 14 ਨੂੰ ਹੋਏ ਸੀ, ਆਪਾਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਏ ਸੀ। ਪਰ ਕੀ ਹਾਲਤ ਆ ਉੱਥੇ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ CBI ਦੀ, ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਕਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ? ਐਕਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਲਕ ਛੱਡਣਾ ਪਊ ਜਾਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਸ। ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ਰਫ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਖਤਮ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ? ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਕਿ ਚੁਣੋ ਜੀ ਆਪਦੇ ਲੋਕ, ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਚੁਣੋ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਅੱਜ ਆ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹਾਰ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹਾਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਹਾਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਸਾਲਾ ਹਾਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਭਤੀਜਾ ਹਾਰ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਕਿਉਂ ਹਾਰੇ ਹੋ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਹਰਾ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹਰਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਹੋਇਆ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੱਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਹੁਣ ਫਿਰ? ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਹੁਣ? ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਚੋਂ ਬੰਦਾ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵਕੀਲ ਵੱਡੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਰਾ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਉੱਥੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ, ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ। ਸੋ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਤੋਂ ਡਰੀਏ, ਡਰੀਏ, ਬਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਡਰੀਏ। ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਇਹ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੁਕਤ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵਕਤ, ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਟਿਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵਕਤ। ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਰਹੀਏ ਬਸ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਹੋ, 50,000 ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋ, 80,000 ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ MLA ਆਪਾਂ ਹੀ ਆ। ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਰਿਆਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਇਸ ਗਲੀ 'ਚੋਂ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ, 4 ਪੁਲੀਆਂ ਹੀ ਪੱਟ ਦੋ, ਲੈ ਪਵਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੀ ਲਵਾ ਲਓ। ਨਾ, ਉਹ ਲੰਘ ਗਿਆ ਟਾਈਮ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜਵਾਕ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਤੀਜਾ, ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ, ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਘਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਘਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੋਰਸਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਅੱਜ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ
मैं घरदिਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਲੰਧਰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਗਾਣਾ ਗਾਉਣ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਵਾਂ ਤਰੰਗ ਇੱਕ ਜਵਾਂ ਤਰੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਘਰ ਦੇ ਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਗਾਣਾ ਗੁਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਥੋਂ ਗਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪੰਗਾ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਪਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਕੱਟੀ ਸੀ ਮੈਂ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰੋਂ ਬੱਸ ਚੜ ਗਿਆ। ਗਾਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਥੋਂ ਗਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਜਲੰਧਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਪੀਏਪੀ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਸਪੋਰਟਸ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਸੰਸਾਰਪੁਰ, ਮਿੱਠਾਪੁਰ। ਹਾਕੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਕੱਢਦੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹਾਕੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਬਣੂਗੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਮਿਲਣ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 3 ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੰਡਨ ਨੇ 3 ਓਲੰਪਿਕ ਹੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਐਕਸਪਰਟ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਹੱਬ ਬਣਾਈਏ। ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਫੁੱਟਬਾਲਾਂ ਨਾਲ ਵਰਲਡ ਕੱਪ 'ਚ ਗੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬੈਟਾਂ ਨਾਲ ਵਰਲਡ ਕੱਪ 'ਚ ਛੱਕੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਟਸਮੈਨ ਕਲੀਨ ਬੋਲਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਲੰਧਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਸ਼੍ਰੀਨਾਥ ਨੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਸਰਨੇਜ ਨੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਜਯੰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅੱਛਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ। नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के 2014 और 19 के मैनिफेस्टो के शब्द हैं, उनके घोषणा पत्र के शब्द हैं जो उन्होंने जनता को चुनाव के पहले वादा किया था। लेकिन स्थिति दलितों की इस देश में, वंचित समाज के लोगों की इस देश में हम सबसे छुपी हुई नहीं है। चाहे वो रोहित वेमुला हो, चाहे वो तमाम दलित महिलाएं हो जिनका बलात्कार होता है, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री यड्डी जी हों जो दलितों के घर जाके होटल का खाना खाते हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हों, जब वो दलितों से मिलते हैं तो उनको पहले नहला धुला के साफ सुथरा किया जाता है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, अनंत हेगड़े जी हों जिन्होंने दलितों को कुत्तों तक से कंपेयर किया था। ये सरकार की कहीं ना कहीं मानसिकता दिखाता है और शायद इसीलिए जो कंसोलिडेटेड डेटा अवेलेबल है उसके अनुसार 2020 तक करीब 50,291 क्राइम अगेंस्ट दलित एक वार्षिक वर्ष में हुए थे और 2011 में इसकी संख्या 33,000 थी। आज जब हम बात कर रहे हैं तो औसतन 10 दलित महिलाओं का रोज इस देश में बलात्कार होता है। 10 महिलाओं का। 22% से ज्यादा रिपोर्टेड छोटे बच्चों के यौन शोषण के मामले दलित बच्चों के होते हैं। लेकिन क्या सिर्फ ये सामाजिक अन्याय, और ये सच है कि जब ऐसा होता है तो पुलिस और प्रशासन पीड़ित को ही प्रताड़ित करता है, पुलिस और प्रशासन उनकी ही आवाज दमन करने का काम करता है। सारा की सारी सरकार, मंत्री, मुख्यमंत्री, पार्टी, ट्रोल आर्मी लग जाती है पीड़ित को गलत साबित करने में। इसके अलावा अगर आप देखें
तो दलितों के प्रति जो भारतीय जनता पार्टी का रवैया है वो कहीं ना कहीं उनके नीति, नियम, कानून, उनके बजट तक में प्रतिबिंबित होता है। जो परसेंटेज ऑफ टारगेटेड स्कीम्स होती हैं दलितों के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, टोटल सेंट्रल स्कीम और टोटल सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में से अब दलितों की टारगेट करने वाली स्कीम मात्र 4.4% हिस्सा उसका रह गया है। यह निरंतर हर साल गिरता जा रहा है। 2022 वित्तीय वर्ष में दलित औरतों के लिए 15,000 करोड़ से ज्यादा एलोकेट किए गए थे। 2023 में वो घटाकर 11,000 करोड़ से थोड़ा ज्यादा एलोकेट किए गए। तो ये एब्सोल्यूट टर्म्स में भी घटा, परसेंटेज ऑफ बजट में भी घटा। बाबा साहब का सपना था कि दलित बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे, मुख्य धारा में आएंगे तो सामाजिक न्याय और समानता को ज्यादा धार मिलेगी। लेकिन नेशनल स्कीम टू इंसेंटिवाइज गर्ल्स इन द दलित कम्युनिटी, जो उस वर्ग की महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, उनको कैसे पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए, NGISC के तहत किसान एकता मोर्चा फिर कर रही विरोध। ਅੰਡਾਨੀ ਦੇ ਸੈਲੋ ਮੋਗੇ ਡਗਰੂ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ FIC ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਫਰੋਡ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆਪਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਥੇ ਆੜਤੀਏ ਵੀ ਵੀਰ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੱਕਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਆਰਪੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਗਾ ਮੰਡੀ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਜੀ ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਗਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਸੈੱਲੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ FCI ਨੇ ਇਹ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਗੇ। ਰੱਖੋ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹ FCI ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਫਰਾਡ ਆ। ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਡਾਨੀ ਅਬਾਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਾਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਖਾਤਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਆ, ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਅਮਾਨੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਡਾਊਨ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਚਾਲੂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਣਕ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੇਲ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਉਦੋਂ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਤੇ ਲੈਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਅਡਾਨੀਆਂ ਅਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਗਡਾਊਨ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਸੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਾ ਲਈਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਯਤਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਆ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਆਪ ਖੁਆੜਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਉਦੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣਗੇ, ਨਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਦਾਂ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਟਰਾਲੀਆਂ, ਅੱਧੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਇਹ ਮੋੜ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਮਿੱਟੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਵੱਧ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਕੱਟ ਲਾਉਣਗੇ, ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਖਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹ ਕੋਈ ਅਕਲਮੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਆ,
ਜਿੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਿਨੇਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਥੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰਿਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੀਏ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੋਪਵੇ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਦੇਵਘਰ ਦੇ ਬਾਬਾ ਬੈਦਿਆਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤ੍ਰਿਕੁਟ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 60 ਸੈਨਾਨੀ 46 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੇਬਲ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਵਘਰ ਕੇਬਲ ਕਾਰ ਹਾਦਸਾ ਵਿੱਚ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ, ਆਈਟੀਬੀਪੀ, ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ टीमों द्वारा बाहर कढ़ा गया सी। सभी बहादुर जवान, कमांडोज, पुलिसकर्मी, अन्य साथीगण, आप सबको नमस्कार। आपने 3 दिनों तक 2400 घंटे लगकर एक मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया और अनेक देशवासियों की जान बचाई है। पूरे देश ने आपके साहस को सराहा है। मैं इसे बाबा बैद्यनाथ जी की कृपा भी मानता हूं। हालांकि हमें दुख है कि कुछ साथियों का जीवन हम नहीं बचा पाए, अनेक साथी घायल भी हुए हैं। पीड़ित परिवारों के साथ हम सभी की पूरी संवेदना है। मैं सभी घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। साथियों, जिसने भी इस ऑपरेशन को टीवी माध्यमों के देखा है, वो हैरान था, परेशान था। आप सभी तो मौके पर थे। आपके लिए वो परिस्थितियां कितनी मुश्किल रही होगी, इसकी कल्पना की जा सकती है। लेकिन देश को गर्व है कि उसके पास हमारी थल सेना, हमारी वायुसेना, हमारे एनडीआरएफ के जवान, आईटीबीपी के जवान और पुलिस बल के जवान के रूप में ऐसी कुशल फोर्स है जो देशवासियों को हर संकट से सुरक्षित बाहर निकालने का मादा रखती है। इस दुर्घटना और इस रेस्क्यू मिशन से अनेक सबक हमें भी मिले हैं। आपके अनुभव भविष्य में बहुत काम आने वाले हैं। मैं आप सभी से बात करने के लिए भी बहुत उत्सुक हूं, क्योंकि इस ऑपरेशन को मैं लगातार जुड़ा रहा दूर से और मैंने हर चीज का जायजा लेता रहा था। लेकिन आज मेरे लिए आवश्यक है कि आपके मुंह से इन सारी बातों को जानूं। आइए हम सबसे पहले एनडीआरएफ के जाबाजों के पास हम चलते हैं। लेकिन एक बात तो कहूंगा, एनडीआरएफ ने अपनी एक पहचान बनाई है और ये पहचान अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से और अपने पराक्रम से बनाई है। और इसलिए एनडीआरएफ हिंदुस्तान में जहां जहां भी है, उनके इस परिश्रम और उसकी पहचान के लिए भी अभिनंदन के अधिकारी हैं। आइए, आप लोगों से मैं बात करना चाहता हूं। तो पहले एनडीआरएफ के सब जवानों से मैं बात करूंगा। अच्छा, मुझे बताइए कि सबसे पहले एक खबर आई, क्योंकि आप तो हमेशा 24 घंटे अलर्ट रहते हैं, लेकिन एक ऐसा प्रकार का रेस्क्यू ऑपरेशन था, तो उसके लिए सारी तैयारियां, ये सारा तो समय था नहीं। तो इन चीजों को कैसे प्लान किया आपने? जय सर, मैं इंस्पेक्टर ओम प्रकाश गोस्वामी, टीम कमांडर आरआरसी देवघर, 9 बटालियन एनडीआरएफ बीटा पटना से। मुझे एसडीएम देवघर द्वारा सूचना मिली कि त्रिकूट का रोपवे खराब हो गया है और उसमें कहीं पर्यटकों के फंसे होने की संभावना है। मैंने तुरंत अपनी अलर्ट टीम को लेकर
1835 बजे वहां पे पहुंचा और मैंने देखा कि स्थानीय लोग और स्थानीय जो प्रशासन है वो रेस्क्यू वर्क में लगे हुए हैं। हमारी टीम भी तुरंत समय खराब किए बिना रेस्क्यू वर्क में जुट गई और उसी दौरान हमने एक पुरुष और एक घायल महिला को रेस्क्यू किया और सुरक्षित मेंटेनेंस ट्रॉली के माध्यम से उसको नीचे लेके आए और फर्स्ट एड देने के बाद उसको ब्रदर हॉस्पिटलाइज कर दिया गया। उसके बाद मैं एज ए टीम कमांडर गया और टीम घटनास्थल का मैंने जायजा लिया, देखा कि अंधेरा काफी हो चुका था और जो फंसी हुई जो ट्रॉलियां थी ग्राउंड लेवल से काफी हाइट पे थी, तो उस समय में फोकस करना बड़ा मुश्किल लग रहा था। तो हमें जिला प्रशासन से निर्देश मिला कि अभी रात में जो फंसी हुई ट्रॉलियां हैं उनको खाना और पीना की व्यवस्था करना है। तो हमारे जवानों द्वारा इमरजेंसी ट्रॉली जो कि फंसी हुई ट्रॉली के समानांतर लगी हुई है, उसी ट्रॉली में राशन लेके हमारे जवान गए और सभी से बात की। फंसी हुई 12 ट्रॉलियों में से 6 ट्रॉलियों में हम गए और जवानों को थ्रोइंग मेथड से पानी की बोतल और बिस्किट वगैरह सर्व किया। साथ ही साथ लाउड हेलर से हमने सभी को संतावना देते रहे कि आप डटे रहिए, हम आपका जल्दी रेस्क्यू कर लेंगे। नेक्स्ट ये कार्रवाई हम लोग रात भर करते रहे। उसके बाद में अर्ली मॉर्निंग दूसरे दिन हमारी एनडीआरएफ की एक नेक्स्ट टीम आ गई, वो भी रेस्क्यू वर्क में जुड़ गई। साथ ही साथ एयरफोर्स ने भी अपना रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया था। इसी दौरान ग्राउंड लेवल से एनडीआरएफ के साथ साथ आईटीबीपी, आर्मी सभी एजेंसियों ने मिलकर रॉप, हार्नेस, कैराबिनर और कुर्सी को ट्रॉली बनाकर रोप के सहारे कैराबिनर से 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया और उनको पीएचडी दी गई और फर्दर हॉस्पिटल उनको भेजा गया। और इस दौरान रात में भी एनडीआरएफ दूसरे दिन भी सेम जो फर्स्ट दिन कार्रवाई की वही उन्होंने पानी और भोजन की व्यवस्था कंटिन्यू करते रहे। और नेक्स्ट तीसरे दिन एयरफोर्स ने अपना काम किया और रेस्क्यू खत्म किया। सर लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूं कि ये ऑपरेशन बहुत ही कठिन था, लेकिन हमारी जितनी भी एजेंसियां ग्राउंड पे काम कर रही थी उनके आपसी तालमेल समन्वय से ही ये ऑपरेशन खत्म हो पाया है। और सर हमारा एनडीआरएफ का एक मोटो है, आपदा सेवा सदैव सर्वोत्तम, उसमें हम सफल रहे हैं। थैंक यू सर। जय हिंद सर। ओम प्रकाश जी, आप लोग तो इस साहस से भरे हुए हैं, ट्रेनिंग भी है, ये तो एक बिल्कुल ही इस प्रकार का कभी ट्रेनिंग में आया नहीं, एक प्रकार से नए प्रकार की चुनौती। योगी आदित्यनाथ ने गुरुद्वारे विच कीती अरदास। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विसाखी के शुभ मौके ते लखनऊ के यहियागंज स्थित गुरुद्वारे विच मत्था टेकिया। उन्होंने ने सूबे के लोगों को विसाखी की बधाई दिंदे कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी देश को समर्पित सन। उन्होंने कहा कि सानू गुरु तेग बहादुर जी की कुर्बानी तो प्रेरणा लेनी चाहिए है, ता ही देश तरक्की कर सकेगा। सिख परंपरा बारे दसदे योगी ने कहा कि इस परंपरा ने देश को एक धागे विच बांध दिता है। हृदय से बधाई देता हूं। मेरे साथ यहां पर उपस्थित हैं प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और प्रदेश सरकार में मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश सरकार के ही मंत्री श्री दानिश अंसारी जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित गुरुद्वारा यायागंज से जुड़े हुए हमारे सभी पदाधिकारीगण श्री बग्गा जी, सरदार सतनाम सिंह सेठी जी, डॉक्टर गुरमीत सिंह जी, सरदार निर्मल सिंह जी, सरदार मनजीत तलवार जी, श्री बोलसन जी, अनिल बजाज जी, कपिल अरोड़ा जी, त्रिलोक सिंह जी, परमजीत सिंह जी, श्री राजेंद्र सिंह बग्गा जी, रजनीश गुप्ता जी और उपस्थित सभी भाइयों बहनों,
बैसाखी का पर्व हमारे लिए एक नया उल्लास, एक नया उत्साह, नई फसल के आने और नए वर्ष के आगमन के फलस्वरूप हम अनादिकाल से इस आयोजन के साथ जुड़ते रहे हैं। लेकिन भारत के अंदर धर्म की रक्षा के लिए आज के दिन का अपना ऐतिहासिक महत्व भी है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने आज ही के दिन खालसा पंथ की स्थापना करके भारत की रक्षा के लिए जिस प्रकार की एक उस कालखंड में अपनी सेना खड़ी की थी, आज उसी का परिणाम है कि हम सब इस उत्साह, इस उमंग के साथ गुरु महाराज के श्री चरणों में नमन करते हुए बैसाखी के इस पर्व में एकत्र होकर के हर्षोल्लास के साथ न केवल प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बल्कि पूरे देश के अंदर इस आयोजन के साथ हम सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। हम सब जानते हैं सिखों के इतिहास के बगैर भारत का मध्यकालीन इतिहास अधूरा माना जाता है। त्याग और बलिदान की जो एक लंबी परंपरा और एक लंबी श्रृंखला खड़ी की है सिख गुरुओं ने, आज उसी का परिणाम है। देश भी और धर्म भी सुरक्षित है और इसीलिए इस प्रकार के आयोजन के साथ जुड़ना, इन कार्यक्रमों में भागीदार बनना अपने पूर्वजों के प्रति हमारी श्रद्धा को व्यक्त करता ही है। आने वाली पीढ़ी को भी इन महापुरुषों के प्रति नमन करने का एक अवसर उपलब्ध कराने का एक अवसर हम इस प्रकार के आयोजन के माध्यम से करते हैं। ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੀਆ ਪਲੱਸ USA ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। फ्री सेवा फ्री समाधान बाबा कबीर खान जी काले इलम ते रूहानी इलम दे माहिर 2 घंटे विच घर बैठे एक फोन ते तुरंत समाधान करवाओ, जिवें वशीकरण करना ਜਾਂ ਤੋੜਨਾ, मन चाया प्यार, घरेलू कलेश, कीता कराया कारोबार विच घाटा, विदेश विच पक्के ना होना, माता पिता मनाउणा, लॉटरी नंबर तुरंत निकलवाओ, सौतन दुश्मन छुटकारा, धोखा खादे लोग सानू तुरंत फोन करो। मोबाइल नंबर 97797 19721 97797 19721।